अनीस जंग द्वारा लिखित लॉस्ट स्प्रिंग के पहले भाग में हम लोगों ने देखा कि कैसे साहिब आलम और उसके दोस्तों की हंसी खुशी, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके खेल कूद कैसे छिन जाते हैं, कैसे गुम जाते हैं, कैसे खो जाते हैं। साहिब आलम एक केयर फ्री बॉय से एक टी कैंटीन बॉय बन करके रह जाता है। और अब इस दूसरे पार्ट में, जिसका शीर्षक है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, हम लोग मुकेश के बचपन की स्टोरी के बारे में जानेंगे, उसके सपनों के बारे में जानेंगे। तो राइटर अनीस जंग जब मुकेश से मिलती हैं तो वो कहता है कि मैं भी अपने खुद का मास्टर यानी खुद का मालिक बनना चाहता हूँ, और मैं मोटर मैकेनिक बन करके अपना खुद का व्यवसाय करना चाहूंगा। राइटर ने पूछा, क्या तुम कारों के बारे में कुछ भी जानते हो? मुकेश जवाब देता है कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। राइटर जब ये बात या आंसर सुनती है मुकेश का, तो उसे ऐसा लगता है जैसे मरुस्थल में, डेजर्ट्स में हिरणों को मृग तृष्णा होती है। उनको भ्रम होता है कि कहीं दूर पानी है और जाने पर वहां पर कुछ नहीं मिलता, और इस तरीके से दौड़ते दौड़ते मृग या हिरन दम तोड़ देता है। तो इसी तरीके से फिलहाल जो परिस्थितियां दिखलाई देती हैं, उनमें तो मुकेश की ये बात राइटर को एक मृग तृष्णा के समान ही लगती है। क्योंकि फिरोजाबाद की गलियों में जहां पर मुकेश रहता है, जहां पर हमेशा धूल गर्द उड़ती रहती है, वहां पे कोई सुंदर स्वप्न देखना या किसी सुंदर जीवन की कल्पना करना एक प्रकार से एक मिराज या मृग तृष्णा जैसी ही लगती है। मुकेश का परिवार और उनके जैसे हजारों परिवार फिरोजाबाद में ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, और उनके काम में हाथ बटाते हैं लगभग 20,000 बच्चे। और अगर कायदे से जो कानून है उसको एनफोर्स कर दिया जाए, इंप्लीमेंट कर दिया जाए, तो ये सारे के सारे जितने बच्चे इस काम में लगे हुए हैं वो इलीगल है। क्योंकि बच्चों को काम कराना ऐसी इंडस्ट्रीज में जाहिर है इलीगल काम है, और ये सारे के सारे बच्चे जॉबलेस हो जाएं, और इस तरीके से जो ये अपने परिवार के इनकम में हाथ बटाते हैं, उससे वो परिवार महरूम रह जाएं। और इसके बावजूद कि ये सारे के सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरीके से एक वक्त का खाना जुटा पाते हैं, 2 वक्त भी उनको भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। तो अगर ये सारे बच्चे 20,000 के करीब जॉबलेस अगर हो जाएं, तो इनके परिवारों की क्या स्थिति होने वाली है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन इस आमदनी की बहुत भारी कीमत ये बच्चे चुकाते हैं, क्योंकि अपने पूरे दिन का समय वो नष्ट कर देते हैं अंधेरी कोठरियों में, जहां बहुत डिम लाइट में ये चूड़ियों को वेल्ड या जोड़ने का काम करते हैं। मुकेश अनीस जंग को अपने घर ले जाने के लिए आमंत्रित करता है, और ऐसा करते हुए उसकी आंखों में एक चमक आती है, क्योंकि उसे बहुत गर्व है कि उसने अभी अपने घर को थोड़ा रिनोवेट करवाया। लेकिन राइटर जब मुकेश के घर जाने के लिए वहां की गलियों से, फिरोजाबाद की गलियों से गुजर रही थी, तो उसने देखा कि गलियां बदबूदार थी, और वहां की नालियां गार्बेज से चोक्ड थी, और घर क्या कहें उनको, जैसे एक झोपड़ी या खोली कह सकते हैं, जिसके वॉल्स जो हैं, दीवारें ढहने की कगार पे थी। दरवाजे अगर थे भी तो वो डग्गा मार दरवाजे थे। घरों में न खिड़कियां थी, न कोई रोशनदान, और एक छोटे से घर में ढेर सारे लोग और साथ में उनके जानवर कह सकते हैं, या तो मुर्गियां या बकरियां या इस तरीके के जो जानवर, वो सारे के सारे इकट्ठे रहते थे। जिस तरीके से बहुत एंशियंट टाइम में सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स एक ही जगह इकट्ठे रहा करते थे। मुकेश के घर पहुंचने पर राइटर ने नोटिस किया कि हालांकि वो रीबिल्ट हाउस था, लेकिन फिर भी उसकी कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं थी। और अंदर घर में जब वो पहुंची तो
वहां पर एक लकड़ी का चूल्हा, माने लकड़ी जैसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता हो, तो वैसा चूल्हा जल रहा था और उसके ऊपर एक बड़े से बर्तन में कुछ पक रहा था, सब्जी पक रही थी, पालक था। और नीचे जमीन पर एक एल्यूमिनियम की प्लेट में कुछ और कटे हुए पालक पड़े हुए थे। और ये सारा काम देख रही थी एक पतली दुबली सी, बहुत ही कम उम्र की लड़की, या यूं कहा जाए औरत, क्योंकि वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। उम्र में तो वो बहुत ही छोटी थी, लेकिन फिर भी वो परिवार की बहू की हैसियत से वहां पर थी। और इतनी सी कम उम्र में ही उसे तीन तीन जेंट्स की जिम्मेदारियों को वहन करना पड़ता था। और ये तीन जेंट्स थे घर के: मुकेश, मुकेश के बड़े भाई और इन दोनों के पिता। राइटर के आगमन की सूचना पा करके मुकेश के पिता, मुकेश की दादी भी वहां पर आ जाती हैं। मुकेश के पिता इसके पहले टेलरिंग का काम किया करते थे। फिर उन्होंने बैंगल मेकिंग का काम, अपना जो पुराना पुश्तैनी, शुरू कर दिया। और पूरे जीवन भर अपनी कमाई से वो अपना घर भी ठीक से दुरुस्त नहीं करा पाए। अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन वो भी नहीं पूरी हो पाई। और जीवन भर की कमाई से मात्र इतना कर पाए कि अपने बच्चों को वो वही अपना पुश्तैनी धंधा, यानी बैंगल मेकिंग का आर्ट सिखला पाए, यानी बैंगल मेकिंग की कला ही शिक्षा में वो दे पाए, बस और कुछ नहीं। और इसी बात का रोना मुकेश की दादी भी रो रही थी। उसने भी यही कहा कि इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, यानी यही हम लोगों का कर्म है, हम लोगों के भाग्य में यही लिखा है। क्योंकि उनके स्वयं का हस्बैंड बैंगल मेकिंग में ही डिम लाइट में काम करते करते, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री की गर्मी और उसके पॉलिश के डस्ट से वो बीमार पड़ करके अपनी आंखों की रोशनी बहुत अर्ली एज में ही खो चुके थे। और कारण इसका ये था कि ये जो बैंगल इंडस्ट्री के मालिक थे, ये इन बैंगल मेकर्स को, इन मजदूरों के लिए कोई भी हेल्दी अरेंजमेंट या हेल्दी व्यवस्था नहीं करते थे। इनका उद्देश्य मात्र पैसे कमाना, और पैसे कमाना ही इनका एकमात्र उद्देश्य था। इनके लिए कोई प्रॉपर फैसिलिटी वो मुहैया कराएं, यह उनकी जिम्मेदारी नहीं हुआ करती थी। मुकेश के अलावा अनीस जंग उस इलाके में कुछ एक और परिवार से मिली। उनमें से एक परिवार था जिसमें सविता जैसी एक छोटी सी बच्ची रहा करती थी अपनी माँ के साथ। वहां पर वो भी अपने घर में चूड़ियां जोड़ रही थी। उसके हाथ हालांकि बहुत मैकेनिकली तेजी से मूव कर रहे थे, लेकिन जो चूड़ियां वो बनाती थी, वाकई में उसका मतलब वो जानती भी नहीं थी। क्योंकि ये चूड़ियां हिंदुस्तानी समाज में सुहाग का प्रतीक होता है। लेकिन अफसोस की बात ये कि इतनी मेहनत के बावजूद भी जो उसका फल मिलता है वो ये है कि वो कहती है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। अर्थात इतनी मेहनत के बावजूद भी उन्हें एक वक्त का भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता। बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करने पर उनको इतना ही कुछ मिलता है कि इस प्रकार का रेचेड जीवन वो जी सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं वो किसी दूसरे जॉब में या किसी दूसरे वर्क को क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते। लेकिन दिक्कत यह है कि पैसे न होने का रोना ये एक दो घर का नहीं है, लगभग सारे घरों में यही रोना है कि उनके पास पैसे ही नहीं है, तो दूसरे जॉब में वो कैसे स्विच ओवर करें। अनीस जंग इन लोगों को सलाह देती है कि क्यों नहीं आप लोग ऑर्गेनाइज होकर के एक कोऑपरेटिव बना लेते। एक ग्रुप ऑफ यंग मेन से अनीस जंग ने ये सजेशन दिया, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके सामने की समस्याएं भी बड़ी बड़ी थीं। वो लोग दलालों और साहूकारों के विशेष सर्किल में, दुष्चक्र में इस तरीके से बुरे फंसे हुए थे कि अगर वो चाहें भी तो ऐसा नहीं कर सकते थे। एक तो उनके बीच में कोई भी ऐसा लीडर नहीं था जो कि उनका मार्गदर्शन करता।
उनको प्रॉपर गाइडलाइंस देता, एक दिशा देता, और दूसरे अगर कभी ऐसा ये सोचते भी, इस प्रकार की कोशिश भी करते, तो फिर इनको पुलिस विभिन्न चार्जों में, फॉल्स चार्जेस में पकड़ करके ले जाती है और पिटाई भी करती है और जेल में बंद कर देती है। क्योंकि ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बेंगल इंडस्ट्री के मालिक हैं, उनके हाथ बड़े हैं, उनके पास नेता हैं, उनके पास पुलिसमैन हैं, उनके पास गुंडे हैं, और साहूकार और मिडिलमैन यानी दलाल, ये सारे के सारे लोग आपस में मिले हुए हैं। और वो ऐसे किसी भी बैंगल मेकर को न तो ऑर्गेनाइज होने देते हैं, न उनका कोई यूनियन बनने देते हैं, और न ही वो अपने ढंग से कोई कोऑपरेटिव बना करके अपने ढंग से अपने फायदे के लिए बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इन सब की दयनीय दशा को देख करके राइटर महसूस करती है कि फिरोजाबाद की दुनिया में दो प्रकार की दुनिया है। एंड इन द वर्ड्स ऑफ अनीस जंग, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty burdened by the stigma of caste in which they are born, the other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats, and the politicians. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. कुल मिलाकर ये जो दो दुनिया है, वो एक तो बैंगल मेकर्स की दुनिया है जिनकी ये डेस्टिनी बन गई है इस प्रकार का जीवन, और दूसरी दुनिया है पावरफुल लोगों की, जिनमें साहूकार, पुलिसमैन, लीडर्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, इन सारों में मिल करके इन गरीबों के ऊपर एक ऐसा बर्डन डाल रखा है कि उससे ये अलग हो पाए ऐसा संभव नहीं है। जब तक कि ये चेतते हैं कि कुछ किया जाए, तब तक इतनी देर हो चुकी रहती है कि वो अपनी डेस्टिनी को उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसा कि उनके फोर फादर्स ने अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट किया था, अपने भाग्य को एक्सेप्ट किया था। और ये सारा देखने सुनने के बाद राइटर जब मुकेश की ये बात सुनती है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो उसे जैसे लगता है कि एक आशा की किरण नजर आती है इनके अंधेरे जीवन में। पहले जिसको वो मृगतृष्णा समझ रही थी, इनका रियल कंडीशन देखने के बाद उसे ये लगा कि कम से कम अगर इसके सपने हैं और इसके अंदर डिटर्मिनेशन है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो शायद यह उसके नए जीवन की शुरुआत हो, और शायद मुकेश इन बैंगल मेकर्स के जीवन में परिवर्तन का एक अगुआ बनकर के सामने आवे। अनीस जंग ने उसे टेस्ट करते हुए फिर पूछा कि कैसे जाओगे, गैराज तो यहां से बहुत दूर है तुम्हारे घर से। लेकिन मुकेश की भी इच्छा शक्ति दृढ़ थी, उसने कहा नहीं, मैं जाऊंगा और पैदल चल करके जाऊंगा, लेकिन ये काम करूंगा। राइटर ने फिर एक प्रश्न किया, यूं ही क्या तुम एरोप्लेन भी उड़ाना पसंद करोगे? इस पर मुकेश चुप हो गया, नीचे देखने लगा, लेकिन वो फिलहाल मोटर मैकेनिक बनकर अपना जीवन शुरुआत करने से ही खुश था, क्योंकि फिरोजाबाद के आसमान में एरोप्लेन्स कभी कभार ही उड़ते थे। तो इस तरीके से लॉस्ट स्प्रिंग का जो दूसरा भाग है वो एक पॉजिटिव नोट में समाप्त होता है। उम्मीद है आपने हमारा वीडियो देख करके इस लेसन को समझा होगा, अच्छे से समझा होगा, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा। सो प्लीज डू शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट they could be benefited out of this. And if you have not subscribed to my channel so far, please do subscribe it now. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद।